पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि टंग वू लिन ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन की ओर जा रहा था। अब आगे देखेंगे। तांग वुलिन ने ऊपर देखा, जहां साइन पर बना बड़ा सा हैमर था, और फिर बड़े कदमों से ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन के अंदर चला गया। हालांकि वह यहां पहले सिर्फ एक बार आया था, फिर भी यह जगह उसे पहले से ही पसंद आने लगी थी। ईस्ट सी सिटी आने के बाद युन शाओलिंग फ्रंट डेस्क के पीछे खड़ी थी और टैंग वुलिन को अंदर आते ही देख लिया। असल में उसे उसके सीनियर्स ने खास तौर पर टैंग वुलिन का इंतजार करने के लिए कहा था। टैंग वुलिन, तुम आखिर आ ही गए। युन शाओलिंग मुस्कुराते हुए और जिज्ञासा भरी नजर से तेजी से उसके पास आई। वह इस लड़के के बारे में उत्सुक कैसे न होती। 9 साल की उम्र में सेकंड रैंक ब्लैकस्मिथ बन जाना, यह कोई मामूली बात नहीं थी। उसने यह कारनामा आखिर कैसे कर लिया? सुना गया था कि उसने हेडक्वार्टर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन में सबसे कम उम्र में फर्स्ट रैंक ब्लैकस्मिथ बनने का रिकॉर्ड उनके मौजूदा प्रेसिडेंट के नाम था, जो 8 साल की उम्र में बना था। लेकिन वही प्रेसिडेंट 11 साल की उम्र में सेकंड रैंक ब्लैकस्मिथ बना था। इस हिसाब से टैंग वुलिन उनसे पूरे 2 साल आगे था। एसोसिएशन इस बच्चे को बहुत अहमियत दे रही थी और कर्मचारियों को आदेश दिया गया था कि जैसे ही वह आए, उसे तुरंत टावर के ऊपर ले जाया जाए। हेलो, बिग सिस्टर शाओलिंग। तांग वुलिन की याददाश्त बहुत अच्छी थी और उसे इस बिग सिस्टर का नाम साफ साफ याद था। युन शाओलिंग मुस्कुराई। तुम सच में कमाल के हो। मैंने सुना है कि तुमने सेकंड रैंक ब्लैकस्मिथ का टेस्ट पास कर लिया है। यह कहते हुए वह झुककर टैंग वुलिन की खूबसूरत आंखों में सीधे देखने लगी। टैंग वुलिन शर्म से लाल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस किस्मत वाला था। युन शाओलिंग हंस पड़ी। इतनी छोटी उम्र और इतनी विनम्रता। चलो, मैं तुम्हें ऊपर ले चलती हूं। धन्यवाद, बिग सिस्टर। सोल एलिवेटर में चढ़ते ही टैंग वुलिन चौंक गया जब उसने देखा कि युन शाओलिंग सबसे ऊपर वाली मंजिल का बटन दबा रही है। बिग सिस्टर, शाओलिंग, हम कहां जा रहे हैं? युन शाओलिंग मुस्कुराई। तुम्हारा रैंक बैज लेने। एलिवेटर तेजी से ऊपर गया और जब वह सबसे ऊपर पहुंचा तो टैंग वुलिन के कान अभी तक ठीक से एडजस्ट नहीं हुए थे, लेकिन उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और वह ठीक हो गया। एलिवेटर से बाहर निकलते ही टैंग वुलिन के सामने दूर तक फैला हुआ नजारा था। चारों दीवारें कांच की थीं और इतनी ऊंचाई से वह ईस्ट सी सिटी का लगभग आधा हिस्सा देख सकता था। ढेर सारी ऊंची इमारतें शहर में ऐसे फैली थीं जैसे स्टील का जंगल हो। दूसरी तरफ हरियाली से भरा हुआ इलाका था जो शहर में जीवन भर रहा था। युन शाओलिंग ने एक स्टाफ मेंबर को बुलाया। कृपया प्रेसिडेंट को बता दीजिए कि टंग वुलिन आ गया है। वुलिन, यहां थोड़ी देर बैठो। युन शाओलिंग उसे एक सोफा तक ले गई और बैठा दिया। थोड़ी ही देर में कदमों की आवाजों का एक समूह पास आता सुनाई दिया। सबसे आगे मू चेन थे। वह उस दिन बहुत जल्दी आ गए थे, लेकिन अपने वर्कशॉप में एक कदम भी नहीं रखा था, सिर्फ उस लड़के का इंतजार करने के लिए जो उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज देने वाला था। सेन यूए भी अपने ऑफिस से बाहर आ गए थे और उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। अगर ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन के बाकी लोग जानते कि ये दोनों बड़े लोग पूरे दिन एक बच्चे का इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या सोचे। इन दोनों के ठीक पीछे मूशी भी थी। प्रेसिडेंट। युन शाओलिंग खड़ी हुई और मूचेन को सम्मान से अभिवादन किया। मूचेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगले ही पल उनकी नजर टैंग वुलिन पर जा टिकी। जब टैंग वुलिन ने युन शाओलिंग को प्रेसिडेंट कहते सुना, तो वह तुरंत खड़ा हो गया और सेन यूए की ओर देखने लगा। सेन यूए उसके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, वुलिन, ये ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मूचेन। ये पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे मशहूर सेंट क्राफ्ट्समैन रैंक्ड ब्लैकस्मिथ भी हैं। सेंट क्राफ्ट्समैन? टैंग वुलिन की आंखें चमक उठीं। मंगतियन ने पहले उसे सेंट क्राफ्ट्समैन के बारे में बताया था। सिर्फ 7th और 8th रैंक ब्लैकस्मिथ ही सेंट क्राफ्ट्समैन का टाइटल पा सकते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी किसी से मिल जाएगा। यह प्रेसिडेंट दिखने में उसके टीचर से भी ज्यादा उम्र के नहीं लग रहे थे। सच में कमाल थे। क्या उनके पेट के पास वह सेंट क्राफ्ट्समैन का बैज है? 8 सितारे? 8 सितारा, सेंट क्राफ्ट्समैन। हेलो प्रेसिडेंट। तंग वुलिन जल्दी से आगे बढ़ा और झुककर अभिवादन किया। यह तुम हो? मूसी की तरफ से हैरानी भरी आवाज आई। मूसी के लिए यही वह लड़का था जिसने उससे सारी चमक छीन ली थी, बल्कि उसी जनरेशन के सारे ब्लैकस्मिथ्स से। मूसी को देखते ही टैंग वुलिन थोड़ा चौंक गया। ये अमीर लड़की यहां क्या कर रही है? मूचेन ने हैरानी से अपनी बेटी की ओर देखा। शीशी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? मूशी ने टैंग वुलिन की ओर देखते हुए कहा।
हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन लगता है हम एक ही एकेडमी में पढ़ते हैं। मू चेन मुस्कुराए। टैंग वुलिन, ईस्ट सी एकेडमी में तुम किस ग्रेड में हो? टैंग वुलिन ने कहा, मैं इस साल न्यू स्टूडेंट के तौर पर एकेडमी में आया हूं। मैं फर्स्ट ग्रेड क्लास 5 में हूं। क्लास 5 सुनते ही मूची के चेहरे पर हल्की सी नजरअंदाज करने वाली झलक आ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि क्लास 5 का क्या मतलब होता है। वह एक ऐसी क्लास थी जिसमें ऐसे लोग होते थे जो कभी सोल ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकते थे। लेकिन टैंग वुलिन की क्लास सुनने के बाद भी मू चेन का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। सैन यूए से मैंने सुना है कि तुमने सेकंड रैंक टेस्ट पास किया है। यह सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हमें सच में लगता है कि तुम हमारे सक्सेसर बनने के काबिल हो। टैंग वुलिन का छोटा सा चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया। इतनी तारीफ सुनकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, अंकल प्रेसिडेंट, क्या मुझे अब बैज मिल सकता है ताकि मैं फॉर्जिंग टास्क्स लेना शुरू कर सकूं? मू चेन हंसे। बिल्कुल मिल सकता है। सैन यूए मुस्कुराए। प्रेसिडेंट पूरे दिन तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ताकि खुद तुम्हें बैज दे सकें। यून शाओलिंग एक तरफ से एक सिल्वर ट्रे लेकर आई जिसके ऊपर लाल कपड़ा रखा था। उस कपड़े के ऊपर एक बैज था। बैज षटभुज के आकार का था, नीले रंग की बैकग्राउंड के साथ बीच में उभरा हुआ हैमर बना था और उस पर 2 सफेद सितारे जड़े हुए थे। चाहे वह मेचा क्राफ्ट्समैन हो, ब्लैकस्मिथ हो या टेक्नीशियन, सभी के रैंक बैज लगभग एक जैसे ही होते थे। फर्स्ट और सेकंड रैंक बैज नीली बैकग्राउंड और सफेद सितारों वाले होते थे। थर्ड रैंक से ही उनमें बदलाव आता था। मू चेन ने खुद टांग वू लिन के दाहिने सीने पर बैज लगाया। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उनका भाव गंभीर हो गया। आज से तुम ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के सदस्य हो। एक ब्लैकस्मिथ के तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने हर फोर्जिंग काम को पूरे मन से करोगे, अपनी सोल से महसूस करो और अपने जीवन से समझ हासिल करो। एक सच्चा ब्लैकस्मिथ सिर्फ धातु नहीं गढ़ता, बल्कि उसमें जीवन भरता है। बर्थिंग लाइफ। ये 2 शब्द भले ही साधारण थे, लेकिन वे किसी भी व्यक्ति के दिल को छू सकते थे। 1000 रिफाइनमेंट्स की अपनी समझ के साथ मिलकर टैंग वुलिन को लगा जैसे उसके लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा हल्का सा खुल गया हो। टैंग वुलिन ने हल्के से अपने बैज को छुआ। उसकी ठंडक ने उसके भीतर एक ऐसा संतोष जगा दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार वह ऑफिशियली एक ब्लैकस्मिथ बन चुका था। मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती हूं। मूसी ने अचानक मूचन के पास से बोलते हुए बात काट दी। उसके चेहरे पर असंतोष साफ दिखाई दे रहा था और वह टैंग वुलिन को देख रही थी। तभी टैंग वुलिन ने नोटिस किया कि उसके पेट के पास भी बिल्कुल वही बैज लगा हुआ था। मूची उसे उकसाने वाली नजरों से देख रही थी। टैंग वुलिन एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया, फिर उसने उसका प्रस्ताव ठुकराने का फैसला किया। मैं कंपीट नहीं करूंगा। इसके बाद उसने मू चेन की ओर रुख किया। अंकल प्रेसिडेंट, एसोसिएशन से टास्क्स एक्सेप्ट करने के लिए मुझे कहां जाना होगा? मू चेन ने मूशी की तरफ एक नजर डाली, जिससे वह कुछ कह न सके। फिर टैंग वुलिन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर सैन तुम्हें वहां ले जाएंगे। टेस्ट सक्सेसफुली पास करने के बाद अब तुम हमारी एसोसिएशन के बड़े परिवार का हिस्सा हो। अगर भविष्य में तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी आए, तो एसोसिएशन से मदद के लिए अप्लाई कर सकते हो। भले ही हमारी ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन सबसे ताकतवर एसोसिएशन न हो, लेकिन यह सबसे यूनाइटेड जरूर है। यूनाइटेड शब्द कहते समय उन्होंने अपनी बेटी की ओर खास नजर डाली। मूशी ने नाराज चेहरे के साथ सिर झुका लिया और मुंह फुला लिया। तो मेरे साथ आओ, सैन यूए ने मुस्कुराते हुए कहा। मूशी ने टैंग वुलिन और सैन यूए को जाते हुए देखा। जैसे ही वे नजरों से ओझल हुए, वह खुद को रोक नहीं पाई और अपने पिता से सवाल कर बैठी, डैड, आपने मुझे उसके साथ मैच करने से क्यों रोका? मू चेन का चेहरा सख्त हो गया। इतना घमंडी रवैया। तुम्हें लगता है यह जगह क्या है? यह ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन है। एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते, खासकर मेरी बेटी होने के नाते, तुम्हारे हर शब्द और हर काम से एसोसिएशन की छवि जुड़ी होती है। यह बच्चा अभी अभी एसोसिएशन में शामिल हुआ है। अगर तुमने उसे डरा दिया तो? तुम्हें उससे कंपीट तब करना चाहिए जब तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो। तब तक अगर तुम्हें अब भी उससे कंपीट करने की इच्छा हो, तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन ऐसा मुकाबला प्राइवेटली करना। क्या वह तुम्हारा जूनियर नहीं है? तुम्हें खास तौर पर उस पर ध्यान रखना चाहिए। आज मू चेन को टैंग वुलिन से ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला था। इस बच्चे के बारे में उसे और मौके चाहिए थे उसे ऑब्जर्व करने के लिए। उसने टैंग वुलिन द्वारा रिफाइन किया हुआ हैवी सिल्वर देखा था,
और उसकी यूनिफॉर्मिटी देखकर वह साफ समझ गया था कि टैंग वुलिन का फॉर्जिंग स्टैंडर्ड उसकी बेटी से बेहतर है। उसका असली मकसद यह था कि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी के कॉन्फिडेंस को कोई झटका लगे। आखिरकार, खासकर इस उम्र के बच्चों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। टैंग वुलिन टास्क्स एक्सेप्ट करने के लिए उत्सुक था, इसलिए मू चैन को उसे ऑब्जर्व करने के भरपूर मौके मिलेंगे। उसे कैसे कल्टीवेट करना है, यह बाद में तय किया जा सकता था। अभी देर नहीं हुई थी। टास्क एक्सेप्टेंस हॉल ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन की सेकंड फ्लोर पर स्थित था। पूरी सेकंड फ्लोर गोल काउंटर्स से भरी हुई थी। हर काउंटर पर टास्क रैंक का साइन लगा हुआ था, जो एसोसिएशन के बैजेस जैसा दिखता था। एक ब्लैकस्मिथ सिर्फ अपने रैंक या उससे लोअर रैंक के टास्क्स ही कलेक्ट कर सकता था। वह अपने रैंक से हायर रैंक वाले टास्क्स नहीं ले सकता था। ब्लैकस्मिथिंग ट्रेड में मटेरियल्स एंट्रस्टर्स की तरफ से दिए जाते थे। इसी वजह से एसोसिएशन एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करती थी ताकि कॉम्पेंसेशन देने की नौबत ना आए। लिटिल बॉय, तुमने मुझे बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हैं। वह मंगतियन, वह तो उस दिन मंगतियन द्वारा किए गए तानों को याद करते ही सेन युए के दिल में गुस्सा भर आया। लेकिन सच ये था कि उसने वाकई एक बेहतरीन डिसाइपल तैयार किया था। तुम किस तरह का टास्क लेना चाहते हो? सेन युए ने तैंग वुलिन से पूछा। तैंग वुलिन ने कहा, जो भी मेरी कैपेबिलिटीज के अंदर हो वही ठीक रहेगा। सेन युए बोला, हमारी एसोसिएशन फॉर्जिंग वर्कशॉप्स भी रेंट पर देती है। क्या तुम एसोसिएशन के अंदर ही फॉर्जिंग करने का सोच रहे हो? टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। टीचर, मुझे ईस्ट सी सिटी में अपनी फॉर्जिंग वर्कशॉप यूज करने दे रहे हैं। मैं अपना टास्क वहीं कंप्लीट करूंगा। फिर भी धन्यवाद। सीन युए की आंखों में हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट चमक गई। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि एसोसिएशन के सभी टास्क्स पूरे करने होते हैं और फेल नहीं किया जा सकता। अगर फेल हो गए तो खराब हुए मटेरियल्स का कॉम्पेंसेशन तुम्हें खुद देना पड़ेगा। बीच वाला काउंटर, जो सामने की तरफ है, वहीं से टास्क्स कलेक्ट किए जाते हैं। लेफ्ट काउंटर पर कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स रिपोर्ट और सबमिट किए जाते हैं, और राइट काउंटर से तुम अलग अलग तरह की मेटल्स खरीद सकते हो। हमारी एसोसिएशन में मार्केट में मौजूद लगभग हर तरह की रेयर मेटल मिल जाती है, लेकिन ब्लैक स्मिथिंग रैंक के हिसाब से हर महीने खरीदने की क्वांटिटी अलग अलग होती है। अगर जरूरत हो तो तुम वहां से मेटल्स ले सकते हो। फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर पर फॉर्ज्ड प्रोडक्ट्स की सेल होती है। वहां भी जाकर देख सकते हो, देखने लायक बहुत कुछ है। हाँ, टैंग वुलिन ने सम्मान से जवाब दिया। इस समय उसका मेटल्स या फॉर्ज्ड प्रोडक्ट्स खरीदने का कोई इरादा नहीं था। एक वजह यह थी कि उसे उनकी जरूरत नहीं थी, और दूसरी वजह यह कि उसके पास पैसे नहीं थे। असल में वह फॉर्जिंग के जरिए इतने कॉइन्स कमाना चाहता था कि एक 100 ईयर सोल स्पिरिट खरीद सके। सैन युए टैंग वुलिन को 2 स्टार काउंटर के सामने ले गया। काउंटर के पीछे स्टाफ मेंबर था और सामने 10 स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन को स्वाइप करके टास्क इकट्ठा किया जा सकता था। स्टाफ मेंबर किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद रहते थे। चेन यू के बताए अनुसार टैंग वुलिन ने एक सोल स्क्रीन को छुआ। अवेलेबल टास्क्स की लिस्ट सामने आ गई। सबसे ऊपर टास्क का समरी था। उसके बाद क्वांटिटी और पेमेंट की जानकारी दी हुई थी। एसोसिएशन पेमेंट का 10% लेगी और बाकी तुम्हें मिलेगा। सीन यूए की बात सुनकर टैंग वुलिन की नजरें तेज हो गईं। टास्क 1, रिफाइन द रेयर। स्काई ड्रैगन आयरन रिक्वायरमेंट्स 100। रिफाइंड टाइम 30 दिन। क्वांटिटी 10 पेमेंट। 1 इकाई मूल्य 2000 फेडरेशन सिक्के। मतलब अगर उसने स्काई ड्रैगन आयरन के 10 पीसेस सक्सेसफुली रिफाइन कर लिए तो उसे कुल 20,000 फेडरेशन सिक्के मिलेंगे। टैंग वुलिन के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। हैवी सिल्वर पर 1000 रिफाइनमेंट्स पूरा करने के बाद उसे भरोसा हो गया था कि वह रेयर मेटल्स की बड़ी क्वांटिटी भी सक्सेसफुली रिफाइन कर सकता है। उसे लगने लगा कि ब्लैकस्मिथिंग एक बहुत लुक्रेटिव करियर है। ज्यादा सोचे बिना उसने पहला टास्क चुन लिया। स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स खुला जिसमें डिलीवरी लोकेशन की जानकारी मांगी गई। जानकारी भरने के बाद स्क्रीन ने उसका ब्लैकस्मिथ्स बैज मांगा। टैंग वुलिन ने अपना बैज निकाला और सामने रख दिया। डाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेकंड रैंक ब्लैकस्मिथ टैंग वुलिन। You have successfully accepted the second rank forging task of refining Sky Dragon iron. The materials will be sent to your indicated location within 3 days. उसका बैज उछलकर वापस आ गया। बस हो गया? टैंग वुलिन ने सेन युए की तरफ देखते हुए पूछा। सेन युए ने सिर हिलाया। इतना ही सिंपल है, लेकिन क्योंकि यह तुम्हारा पहला टास्क है, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत सावधान रहना। पेमेंट भले ही काफी ज्यादा लगती हो, लेकिन बहुत से ब्लैकस्मिथ्स को ज्यादा पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वे हर टास्क को फ्लॉलेसली पूरा नहीं कर पाते। अगर प्रोडक्ट में कोई फ्लॉ हुआ
तो ब्लैकस्मिथ को अपने पॉकेट से वह रकम निकालनी पड़ती है जिससे नए मटेरियल्स खरीदे जाते हैं, और वह रकम अक्सर बहुत बड़ी होती है। यस मास्टर सेन, आई विल बी वेरी केयरफुल, तंग वुलिन ने जवाब दिया। सेन यूए की सलाह सुनकर उसका दिल थोड़ा कस गया। क्या तुम्हारे पास कम्युनिकेटर नंबर है? सेन यूए ने पूछा। टैंग वुलिन ने सिर हिलाया और शर्मा गया। सोल कम्युनिकेटर खरीदने लायक पैसे उसके पास कैसे हो सकते थे? सेन यूए हंस पड़ा। तो फिर ये दो आइटम्स तुम्हारे लिए हैं। चेन यूए मुस्कुराए और बोले कि सोल कम्युनिकेटर नए सदस्यों को एसोसिएशन की तरफ से दिया जाता है। चूंकि हर ब्लैकस्मिथ के पास यह होता है, इसलिए तुम इसे एसोसिएशन में शामिल होने का एक बेनिफिट समझ सकते हो। रही बात इस रिंग की, तो प्रेसिडेंट ने मुझे इसे तुम्हें देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि यह बस अस्थायी रूप से दिया जा रहा है। इसमें 10 क्यूबिक मीटर की स्टोरेज स्पेस है, जिससे तुम अपना काम जमा करते समय आसानी महसूस करोगे। आखिर टास्क के लिए जरूरी सारा मेटल साथ कैसे लेकर चलते? यहां तक बेनिफिट्स भी हैं। यह स्टोरेज रिंग तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। टैंग वुलिन इसकी कीमत की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। 10 क्यूबिक मीटर की स्टोरेज स्पेस वाली रिंग की वैल्यू उसके समझ से बाहर थी। सीन यूए ने दोनों चीजें टैंग वुलिन के हाथ में रख दी। इसे रख लो, बस एसोसिएशन के कुछ टास्क पूरे करते रहना। इस रिंग को एसोसिएशन की तरफ से जारी की गई चीज ही समझो। आमतौर पर यह सिर्फ 4th रैंक ब्लैकस्मिथ्स को दी जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट को भरोसा है कि तुम भविष्य में जरूर 4th रैंक ब्लैकस्मिथ बनोगे। हमें निराश मत करना। टैंग वुलिन एक कदम पीछे हटा और सेन यूए के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे ग्रैंड मास्टर सेन यूए और प्रेसिडेंट दोनों का धन्यवाद करना है। सेन यूए ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। भले ही मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, लेकिन तुम्हें याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है कि हर प्रोफेशन बस एक ही मंजिल तक पहुंचने का अलग रास्ता होता है। भले ही इस युग में इस प्रोफेशन के लिए सोल पावर उतनी जरूरी नहीं रही और कई ऑर्डिनरी लोग भी अब वह फॉर्जिंग कर सकते हैं, जिसके लिए पहले सोल मास्टर की ताकत चाहिए होती थी। फिर भी इस प्रोफेशन की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सोल पावर कल्टीवेशन में कुछ अचीवमेंट्स जरूरी हैं। इसलिए तुम अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ सकते। जी, टैंग वुलिन ने पूरे मन से सिर हिलाया। आखिरकार उसका सपना एक पावरफुल सोल मास्टर बनना ही था। भले ही इस समय वह ब्लैकस्मिथ के रूप में ज्यादा सफल था, लेकिन उसने कभी भी सोल मास्टर बनने का सपना छोड़ने का नहीं सोचा था। ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन से बाहर निकलने के बाद ही टैंग वुलिन उस सपने जैसी हालत से बाहर आया। अब उसके पास सोल कम्युनिकेटर था। इसके अलावा कॉलिंग फीस भी एसोसिएशन देगी। सोल कम्युनिकेटर में सेन यूए का नंबर पहले से ही सेव्ड था। उसने अपने दाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहनी स्टोरेज रिंग की तरफ देखा। 10 क्यूबिक मीटर की स्टोरेज स्पेस। इसकी कीमत कल्पना से भी बाहर थी। यह शायद 100 साल की स्पिरिट सोल से भी ज्यादा कीमती थी। हालांकि टैंग वुलिन यह नहीं जानता था कि भले ही यह एसोसिएशन का बेनिफिट कहां जा रहा हो, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जो 4th रैंक ब्लैकस्मिथ को दी जाती हो। असल में यह सिर्फ 5th रैंक मास्टर क्राफ्ट्समैन रैंक ब्लैकस्मिथ को मिलती थी। मू चेन ने साफ तौर पर यह रिंग एक प्रतिभाशाली बच्चे में अपना इन्वेस्टमेंट समझकर दी थी। एसोसिएशन के बेनिफिट्स सच में बहुत ही ज्यादा हैं। अरे, टैंग वुलिन को अचानक एक जरूरी बात याद आ गई। वह सिर्फ ब्लैकस्मिथ ही नहीं था, वह एक सोल मास्टर भी था। उसे सोल मास्टर्स एसोसिएशन में जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी थी। उसके मौजूदा रैंक के अनुसार उसे हर महीने 1000 फेडरल कॉइन्स का अलाउंस मिलने वाला था। थोड़ा पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि सोल मास्टर एसोसिएशन ज्यादा दूर नहीं है। अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई थी तो वह वहीं चला गया। सोल मास्टर एसोसिएशन आकार में लगभग ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन जितनी ही थी। एक रिंग सोल मास्टर होने के कारण तंग वुलिन सिर्फ सोल मास्टर एसोसिएशन की फर्स्ट फ्लोर तक ही जा सकता था। अपनी सोल रिंग दिखाने के बाद उसने रजिस्ट्रेशन करवाई और उसे 1000 फेडरल कॉइन्स दे दिए गए। सोल मास्टर्स एसोसिएशन में उसका अनुभव ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन से बिल्कुल अलग था। यहां कोई भी 10 साल की स्पिरिट सोल वाले किसी बच्चे पर ध्यान नहीं देता था। फिर भी टैंग वुलिन आज की कमाई से बहुत खुश था। जब वह अपने डॉर्म रूम लौटा तो उसने देखा कि यून श्याओ, जो जंगशी और सेशे पहले से ही मेडिटेशन कर रहे थे। वह चुपचाप अपनी बेड पर चढ़ा और वू जंगकोंग द्वारा आज सिखाई गई विधि के अनुसार मेडिटेशन करने लगा। टीचर वू ने कहा था कि अगले दिन से वह टंग वुलिन और सीएसए की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। टंग वुलिन यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि आखिर वह किस तरह के मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। उसने अपनी सोल पावर को एक और ज्यादा जटिल पैटर्न में घुमाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में टैंग वुलिन मेडिटेशन की अवस्था में चला गया। उसकी कमजोर सोल पावर
धीरे धीरे उसकी मेरिडियंस में घूमने लगी और थोड़ी थोड़ी करके जमा होने लगी। सुबह जब टैंग वुलिन की मेडिटेशन खत्म हुई तो वह हैरान रह गया कि जेशे पहले ही गायब था और सूरज भी निकल चुका था। यह पहली बार था जब उसने यह नई मेडिटेशन मेथड आजमाई थी और वह पहले से काफी देर से उठा था। उसने तुरंत बेड से कूदकर चेहरा धोया और कुल्ला किया। टैंग वुलिन के लिए खाने का समय दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय था। वह खुशी खुशी डॉर्मेटोरी के दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसने देखा कि अपर ग्रेड के कुछ स्टूडेंट्स इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। जब वह उनके पास पहुंचा तो उसने अचानक उस भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। मूशी स्कूल यूनिफॉर्म में थी। उसके लंबे सुनहरे बाल पोनी टेल में बंधे हुए थे। लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और वह पहले ही टंगवुलिन से आधा सिर लंबी थी। उसका फिगर आकर्षक था, लंबी और पतली। भले ही वह पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई थी, फिर भी उसमें एक यंग वुमन जैसी झलक थी। जैसे ही टैंगवुलिन ने उसे देखा, वैसे ही मूशी ने भी संयोग से सिर घुमाया और सीधे उसकी तरफ देखा। वही है। उसने अचानक उंगली उठाकर टैंगवुलिन की ओर इशारा किया। टैंगवुलिन कुछ समझ पाता इससे पहले ही मूशी और 7-8 अपर ग्रेड मेल स्टूडेंट्स ने उसे घेर लिया। तुम लोग क्या चाहते हो? टैंगवुलिन ने हैरानी से पूछा। मुझे तुमसे एक काम है, मेरे साथ चलो लड़के। एक लंबा लेकिन साधारण दिखने वाला अपर ग्रेड मेल स्टूडेंट अजीब लहजे में बोला। टैंगवुलिन ने कहा कि कौन सा काम, यहीं बता दो। उसके दिल में हल्की सी समझ आ चुकी थी। ये एडवांस डिवीजन के स्टूडेंट्स झगड़ा करने आए थे। यह जरूर मूशी से जुड़ा मामला था। यहां काफी सारे नए फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन अपर ग्रेड स्टूडेंट्स के गुस्से भरे चेहरे देखकर वे सब डरकर दूर हो गए। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास चॉइस है? पहले बोलने वाले अपर ग्रेड मेल स्टूडेंट ने हाथ बढ़ाकर टैंगवुलिन के कंधे को पकड़ लिया। टैंगवुलिन ने जोर से उसका हाथ झटक दिया। उसकी ताकत उस अपर ग्रेड स्टूडेंट की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, जिससे वह लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा। बिना किसी हिचक या गलत फहमी के टैंगवुलिन ने तुरंत हमला कर दिया। ब्लू सिल्वर ग्रास की एक बेल उसकी हथेली से निकल गई। एक पल में ही आसपास के अपर ग्रेड स्टूडेंट्स बंध गए। उसने उस स्टूडेंट को भी सीधे गिरा दिया जो पहले लड़खड़ाया था। एलिमेंट्री एकेडमी में रहते समय, चाहे अपने लिए हो या नायर के लिए, टैंगवुलिन ने कभी भी लड़ाई से पीछे हटना नहीं सीखा था। चाहे सामने कितने ही लोग हों, वह जवाब देता था। अगर वह नहीं लड़ता तो उसके पास कोई मौका ही नहीं होता। यह आखिर एकेडमी ही थी और बस घेरा तोड़कर निकल जाना काफी था। स्पष्ट रूप से इन अपर ग्रेड स्टूडेंट्स ने यह उम्मीद नहीं की थी। इतने लोगों के होने के बावजूद टैंगवुलिन ने हमला कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने बहुत ही तेजी से ब्लू सिल्वर ग्रास से सबको बांध भी दिया था। सामने वाला मेल स्टूडेंट जैसे ही अपनी सोल पावर इकट्ठा करने लगा, टैंगवुलिन उससे टकरा गया। धमाका! वह अपर ग्रेड मेल स्टूडेंट उछलकर दूर जा गिरा। ऐसा लग रहा था कि टैंगवुलिन उनका घेरा तोड़कर निकल जाएगा। उसी पल एक आकृति चुपचाप उसके सामने प्रकट हुई, साथ ही एक बेहद तेज चमकदार रोशनी भी। उस चकाचौंध भरी रोशनी के बीच टैंगवुलिन को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जलने वाला हो। उसकी गति अचानक धीमी पड़ गई। उसने बस एक ठंडी सुंकार सुनी और फिर उसके पेट में तेज दर्द हुआ। उसे लात मारकर वापस घेराबंदी के अंदर फेंक दिया गया। जब उसे लात मारकर फिर से घेराबंदी के अंदर फेंका गया, तब टैंगवुलिन को एहसास हुआ कि उसकी सोल पावर बहुत तेजी से खर्च हो रही है। कुछ ही पलों में सोल पावर के 10 लेवल्स खत्म हो गए। एक एक करके अपर ग्रेड स्टूडेंट्स ब्लू सिल्वर ग्रास से आजाद हो गए। टैंगवुलिन ने एक साथ बहुत से लोगों को बांधा था, लेकिन उनकी सोल पावर का लेवल ज्यादा होने की वजह से वे ब्लू सिल्वर ग्रास से निकल पाए। बंधन टूटने के बाद उसकी वेरिएंट ब्लू सिल्वर ग्रास का साइड इफेक्ट सामने आया और उसकी सोल पावर तेजी से घटने लगी। बदमाश, तुमने मुझसे टकराने की हिम्मत की! वह अपर ग्रेड स्टूडेंट चिल्लाया और टैंगवुलिन के चेहरे की तरफ मुक्का घुमाया। रुको! मूशी ने तेज आवाज में चिल्लाया। वह मेल स्टूडेंट गुस्से में हाथ रोक तो गया, लेकिन उसने टैंगवुलिन को जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। तभी टैंगवुलिन को समझ आया कि पहले जो चमकदार रोशनी निकली थी, वह मूशी ने ही छोड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके पैरों के पास 2 पीले 100 साल के सोल रिंग्स उभरे हुए थे। उसके सिर के ऊपर एक सुनहरी रोशनी का गोला था, जो सूरज की तरह चमक रहा था। उसके बाएं कंधे पर एक छोटी गोल आग थी, जो एनर्जी से धड़क रही थी। लगता था कि यही उसकी स्पिरिट सोल थी। उसकी आग फिलहाल दबाई गई थी, लेकिन आसपास का तापमान फिर भी कुछ डिग्री बढ़ चुका था। यह कैसी मार्शल सोल थी?
इसके चारों तरफ शक्ति का आभास था। जब मूशी तांग वुलिन की तरफ बढ़ी तो बाकी अपर ग्रेड स्टूडेंट्स जल्दी से रास्ते से हट गए। भले ही उसकी मार्शल सोल की गर्मी नियंत्रित थी, फिर भी वह उतनी ही प्रभावशाली और दमदार लग रही थी। 2 रिंग्स, इसका मतलब था कि वह पहले ही सोल ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। मैं 5th ग्रेड की क्लास 1 की मूशी हूं। मैं तुम्हारे साथ फॉर्जिंग में मुकाबला करना चाहती हूं। अगर तुम इस एकेडमी में पढ़ाई जारी रखना चाहते हो तो तुम मना नहीं कर सकते, मूशी ने ठंडे स्वर में कहा। बचपन से ही मूशी बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव लड़की रही थी। टैंग वुलिन ने उसे घूर कर देखा। उसे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से थी जो उसे धमकाते थे, और जल्द ही उसका जिद्दी स्वभाव हावी हो गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज ने बीच में दखल दिया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यह बकवास बंद करो और अपने हेंचमैन के साथ यहां से दफा हो जाओ। मूशी का चेहरा सख्त हो गया और उसका कोमल शरीर तन गया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी झलक रही थी। बाकी लोग कुछ न समझ पाते, लेकिन उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सनसनाहट साफ महसूस हो रही थी। उसे लगा कि अगर वह 1 इंच भी हिली तो उसका गला कट जाएगा। वह हिलने की हिम्मत तक नहीं कर पाई, यहां तक कि अपनी मार्शल सोल भी नहीं निकाल सकी। इन सबको यहां से जाने को कहो। उसके बगल से एक डरावनी आवाज आई, साथ में एक चेहरा भी दिखा। ये जीशे ही था। जीशे की लंबाई मूसी से ज्यादा कम नहीं थी, इसलिए वह एक हाथ से उसके कंधे पर बाजू रखे हुए था, जबकि दूसरे हाथ में उसका लाइट ड्रैगन डैगर उसकी कमर की तरफ तना हुआ था। कमीने, तुम यह क्या कर रहे हो? वही अपर ग्रेड मेल स्टूडेंट फिर बोला। जीशे ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि मेरी पेशेंस सीमित है। अगर तुम्हें लगता है कि एकेडमी में मैं कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा तो आजमा कर देख लो। यह कहते हुए उसने लाइट ड्रैगन डैगर से दबाव बढ़ाया, जिससे म्यूशी दर्द से चिल्ला उठी। तुम सब यहां से चले जाओ, मूशी ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। वह पीछे से आती किलिंग इंटेंट को साफ महसूस कर सकती थी। आखिर वह सिर्फ 12 साल की थी। ऐसी हालत में उसका डर बढ़ना स्वाभाविक था। अपर ग्रेड स्टूडेंट्स के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे जाने लगे। लेकिन उसी पल एक गड़गड़ाती आवाज गूंजी, रुको। जेशे का पूरा शरीर कांप गया। उसने तुरंत लाइट ड्रैगन डैगर और अपनी अदृश्य शैडो ड्रैगन डैगर दोनों हटा ली। उसके ठीक बाद एक लंबी कद काठी वाली आकृति ने उसे ऐसे उठा लिया जैसे किसी चूजे को उठाया जाता है। इंटरमीडिएट डिवीजन की टीचिंग बिल्डिंग। सब कुछ साफ साफ बताओ, हुआ क्या था? टीचिंग डायरेक्टर लॉन्ग हेंगशू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मूशी ने सिर झुकाकर कहा कि मैं बस टंग वुलिन को फॉर्जिंग कंपटीशन के लिए बुलाने गई थी। सीशे ने ताना मारते हुए कहा कि तुम लोग हमारे 1st ग्रेड डॉम में पूरे झुंड के साथ आए थे। क्या सीनियर स्टूडेंट्स ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं? लॉन्ग हेंगशू ने ठंडी नजर से उसे देखा। क्या तुमने ब्लेड से अपने सीनियर स्टूडेंट को धमकी नहीं दी थी? अगर वे लोग नहीं रुकते तो तुम क्या करते? क्या सच में उसे मार देते? सीशे के होंठ हल्के से हिले और उसकी नजर तिरस्कार के साथ सीनियर स्टूडेंट्स पर गई। ये तो पक्का नहीं कह सकता। लॉन्ग हेंगशू ने टंग वुलिन की तरफ देखा। तुमने ही पहले हमला किया था। तुम्हारे पास कोई सफाई है? टैंग वुलिन की आंखों में नरमी थी, लेकिन उसका भाव बेहद दृढ़ था। जब मैं छोटा था तब मेरे डैड ने मुझे कुछ बातें समझाई थीं। जब मैंने एलिमेंट्री एकेडमी में दाखिला लिया तो उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें पता चला कि मैं अपने जूनियर्स को परेशान कर रहा हूं तो वह मुझे सख्ती से समझाएंगे, लेकिन अगर बड़े स्टूडेंट्स मुझे परेशान करें तो मुझे बिना हिचक उन्हें जवाब देना चाहिए और वह मुझे दोष नहीं देंगे। सामने खड़े बच्चे को देखते हुए लॉन्ग हेंगशू को हैरानी हुई कि इतने साल टीचिंग डायरेक्टर रहने के बाद पहली बार कोई उसे निरुत्तर कर गया था। बहुत अच्छा कहा। मुझे भी नहीं लगता कि मेरे स्टूडेंट ने कुछ गलत किया है। वू जंगकोंग की बर्फ जैसी ठंडी आवाज के साथ वह ऑफिस में दाखिल हुए। लॉन्ग हेंगसू का चेहरा बिगड़ गया। टीचर वू, क्या आप शिष्टाचार की सबसे बुनियादी बात भी भूल गए हैं, जैसे दरवाजा खटखटाना? वू जंगकोंग ने ठंडे स्वर में माफी मांगी। सॉरी। लॉन्ग हेंगसू के चेहरे की मांसपेशियां फड़क गईं। इस आदमी की माफी में जरा भी सिंसेरिटी नहीं है। यह एडवांस डिवीजन के टीचिंग डायरेक्टर के लिए पहले ही सिरदर्द बन चुका था। अब इंटरमीडिएट डिवीजन में ट्रांसफर होने और सबसे खराब क्लास मिलने के बाद भी यह बदला नहीं है। बड़े होकर छोटों को दबाना। तुम लोगों में यह हुनर खूब है। वू जंगकोंग की ठंडी नजर 5th ग्रेड स्टूडेंट्स के समूह पर पड़ी। छोटों को दबाना मैं नहीं करता, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे स्टूडेंट्स को फिर उकसाया तो मैं तुम्हारी क्लास के टीचर को पीट दूंगा। लॉन्ग हेंगसू गुस्से से बोला। टीचर वू, कृपया मर्यादा में रहिए। वू जंगकोंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि अगर तुम मुझे हरा सको
तो मैं मर्यादा में रहूंगा। यह कहकर उसने एक हाथ से शेशे का सिर पकड़ा और दूसरे हाथ से टैंग वुलिन को खींचते हुए टीचिंग बिल्डिंग से बाहर चला गया। तुम लॉन्ग हैंग शू गुस्से में खड़ा हुआ और वू जांगकोंग को रोकना चाहा, लेकिन फिर उसे एडवांस्ड डिवीजन में वू जांगकोंग द्वारा किए गए कारनामे याद आ गए। यह याद आते ही उसके पास उसे रोकने की हिम्मत नहीं बची। यह आदमी सच में पागल था। तुम सबको डिसिप्लिनरी एक्शन झेलना पड़ेगा। ताकतवर होकर कमजोरों को दबाने में बड़े माहिर हो। टीचिंग डायरेक्टर का गुस्सा पूरी तरह इन 5th ग्रेड स्टूडेंट्स पर फूट पड़ा। टीचिंग बिल्डिंग से बाहर निकलते ही वू जांगकोंग ने तांग वुलिन का हाथ छोड़ा और उनके आगे चलने लगा। वू जांगकोंग की सीधी और मजबूत पीठ को देखते हुए तांग वुलिन ने तेजी से कदम बढ़ाए और कहा, धन्यवाद टीचर। वू जांगकोंग ने उदासीनता से कहा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। मेरी क्लास में कोई देरी नहीं करेगा। जेशे भी उनके पास आ गया। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। टीचर वू, आप अभी बहुत जबरदस्त लग रहे थे। मैं सच में आपकी इज्जत करता हूं। चाहे आप हमें कितनी भी जहन्नुम जैसी ट्रेनिंग दें, मैं शिकायत नहीं करूंगा। अपनी बात याद रखना, वू जांगकोंग ने हल्के से कहा। जेशे, टैंग वुलिन ने जेशे का हाथ पकड़ा। मुझे तुम्हें भी धन्यवाद कहना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।